ओके, सो हम लोग टॉपिक आज का स्टार्ट करेंगे जो है फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे दो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक जो हमारा ग्रुप होगा वो कहलाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगला हमारा जो ग्रुप है वो कहलाता है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो किसने बनाया, किसने समझाया लोगों को, किसने दिया है ये प्रिंसिपल, वो हम आगे जाके बात करेंगे प्रिंसिपल को, क्योंकि दो डायमेंशन है इस पूरे चैप्टर के। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे एक जो फेज है वो बात करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, और सेकंड हमारा जो फेज है वो बात करता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। दो अलग अलग हमारे स्कॉलर्स हैं जिन्हें अपने अपने वे से अलग अलग प्रिंसिपल्स ही हैं। हालांकि दोनों में अगर मैं नेट जाके देखूं तो एक सिमिलरिटी मुझे मिलेगा जाके इन नेट इवेंचुअली, लेकिन जो मैं अगर इनिशियल लेवल बात करूं तो मुझे दोनों के समझना पड़ेगा कि दोनों प्रिंसिपल है क्या। तो बच्चों के रिगार्डिंग बात करूं तो इन प्रिंसिपल को लेके बहुत ही डिफिकल्टी होता है, बिकॉज प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा है। अगर बात करूं फंडामेंटल के बारे में तो यहाँ हम पढ़ते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और अगर मैं बात करूं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में तो यहाँ हमारे 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे सिलेबस में दिए गए। होते 7 है लेकिन 5 दिए गए पढ़ने के लिए, तो उन दोनों को हम पढ़ेंगे। लेकिन लर्न करने जब मैं जाता हूँ सभी चीजों को तो बहुत डिफिकल्टी होती है, बिकॉज बहुत लंबा टॉपिक है। 14 प्रिंसिपल्स, 5 प्रिंसिपल बड़े बड़े वो भी, लेकिन 80% ये गारंटी है अगर इन प्रिंसिपल्स को एग्जाम्पल के थ्रू अगर इन डिटेल हम समझ जाए, पहले लर्न करने पे नहीं, पहले समझने पे अगर फोकस कर ले तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमें चीज लर्न भी हो जाए, बिकॉज है तो ह्यूमन साइंस ही ना, ह्यूमन बिहेवियर साइंस। तो समझने पे फोकस करना चाहिए, ना कि लर्न करने पे इनिशियल फेज पर। तो इसी अंडरस्टैंडिंग के बेस में उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि हमारा टॉपिक है क्या। तो आपको मेरे पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा दो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है पढ़ना है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एक फेज ही कवर करेंगे जो हमारा नंबर 1 है, हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ 14 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं प्रिंसिपल लिखना भूल गया, तो हेनरी फ्योल्स 14 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जब अगले सेशन में हम लोग करेंगे, अगले जो वीडियो बनाएंगे तब वहां समझेंगे कि जो टेलर का जो 5 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट है वो क्या चीज है। तो 1 बाय 1 हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत बड़ा चीज है कवर करने के लिए, समझा दूं कि जो पहले बात कर लेते हैं कि फ्योल का जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये है किस बारे में। हम जानते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है वो बस एक एलिमेंट है, या मैनेजमेंट एक अपने फंक्शंस के थ्रू क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उसको अचीव करता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ध्यान दीजिएगा, तो दो चीजें होती हैं चीजों को एडमिनिस्टर करना, कि भाई एक हेड पर्सन है जो क्या चीजें दुनिया में हो, क्या चीजें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है उसको वो हेड कर रहा है, मतलब एडमिनिस्टर कर रहा है। एक होता है ऐसे लोग जो उस पूरे प्रोसेस में उतरते हैं और प्रोसेस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो लेवल पर समझाऊं कि ऑर्गेनाइजेशन 2 लेवल पर होता है। एक तो होता है फैक्ट्री साइंस कह लीजिए, जहां चीजें बनती हैं, ठीक है, फैक्ट्री से लेके कह लीजिए। एक होता है ऑफिस साइंस, जहां पर जिसको ऑफिस में बैठकर सभी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हर चीजों को, चाहे मेरा वो फैक्ट्री क्यों ना हो, उनको मैनेज किया जाता है, उनको एडमिनिस्टर किया जाता है। दो प्रिंसिपल हमारे पास है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कि हेनरी फ्योल ने दिया था, एक हमारे पास साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि टेलर ने दिया था। तो जो हमारा हेनरी फ्योल था, ये कह लीजिए पहले तो एक ये माइनिंग इंजीनियर था किसी नॉर्मल कंपनी में, फिर उसी कंपनी का जो है एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। लेकिन जो हम बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट में, वो जो पर्सन था वो बेसिकली एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, एक प्रोडक्शन इंजीनियर चलिए कह लीजिए, जिसने जो प्रिंसिपल दिया है वो रिगार्डिंग जो हमारा है फैक्ट्री साइंस के रिगार्डिंग ही होता है। तो दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं ना, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल मुझे मिलता है हेनरी फ्योल का, वो मोर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज आगे चले क्या होगा, जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे मैनेजमेंट में, वो हमारा होगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जहां पढ़ेंगे ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन। तो ये फील होगा कि ये पांचों जो फंक्शन ना कहीं और से नहीं आए हुए, बल्कि पांचों फंक्शन जो हमारे हैं वो किसी ना किसी प्रिंसिपल से ही निकले हुए हैं। तो अगर मेरा ये ना कहना, अगर मैं प्रिंसिपल समझ लूं, अंदर तक समझ लूं, अच्छे समझ लूं 14 प्रिंसिपल सिर्फ, तो शायद जब मैं पढ़ूंगा ना वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो शायद रत्ती भर भी डाउट नहीं आएगा, मुझे पता है कि इनका सोर्स क्या है। तो हम लोग इस चीज को जो है एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एज अ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे उन चीजों को, और मैं कोशिश करूंगा जहां जहां भी डाउट आ सकता है उनको और डिटेल में डिस्कस करने का। ठीक है,
तो बात करते हैं सबसे पहले कि जो हेनरी फ्योल जिसने दिया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट, वो था कौन, वो क्या है। तो सबसे बता दूं कि जो लिखा है मैंने मेरे पीछे स्क्रीन पर, पढ़ता हूं वन बाय वन। तो हेनरी फ्योल वाज अ फ्रेंच नेशनलिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। वो स्टार्टेड हिज करियर एज एन इंजीनियर, कौन सा, माइनिंग इंजीनियर, एंड इन द एंड बिकेम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सेम माइनिंग कंपनी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पहले वो था इंजीनियर, उसने इतना अच्छा काम किया, फॉर एग्जाम्पल जैसे भी काम किया, जो भी काम किया बात का बात है, लेकिन एंड में क्या बन गया, उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। जब भी कोई बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं ना इस तरीके से, अभी तो हालांकि बहुत सारे लोग इसमें बहुत कम लोग थे, तो अपना एक्सपीरियंस उन्होंने क्या क्या नया चीज इंप्लीमेंट किया, बुक से हटकर, थियोरेटिकल वर्क से हटकर, वो अपने बुक्स में लिखते हैं। आजकल बहुत लोग स्टार्ट किए हैं, लेकिन उस समय का जो फ्रेंच जर्नलिस्ट था हेनरी फ्योल, ये बहुत ही वेल रिनाउंड था, ठीक है। कंपनी चली नहीं चली मुझे नहीं पता, लेकिन जो इसने प्रिंसिपल बाकी लोगों को बताया, बाकी लोगों से यूज किया, जिसने भी यूज किया उसको बेनिफिट मिला फॉर श्योर। तो बाकी स्कॉलर्स ने भी क्या है कि जितने प्रिंसिपल्स इसने दिए थे उन्होंने यूज किया अपने बिजनेस वर्ल्ड में और उससे उनको बेनिफिट मिला। तो यहां से जो है, जो भी 14 सजेशंस कह सकते हैं अभी हम लोग, इसने हेनरी फ्योल ने दिया, उस 14 सजेशंस के बेस पर जो है ये हमारे 14 प्रिंसिपल्स डेवलप हुए, ठीक है। सो इन हिज बुक एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जनरल, जरूर नहीं लर्न करना, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। He published his lifelong experience and experiments in the industry, कह सकते हैं चलिए। So Henry Fell is known to be the father of modern management, क्योंकि मुझे पता है कि मैनेजमेंट में क्या फंक्शंस ही है, तो फंक्शन को हम लोग करके हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। तो जितने मॉडर्न मैनेजमेंट है, जितने फंक्शंस उसके हैं, वो इन्हीं 14 प्रिंसिपल्स में से निकले हुए हैं, जो हम लोग आज लगाते हैं, आज हम लोग यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ बात करूं, तो क्योंकि इसका प्रिंसिपली काम आता है हर एक मैनेजमेंट की थ्योरी को समझाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तो जो इसे कहा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं हेनरी फ्योल को। आगे है, he gave principles to administration which are still relevant in the business and society। इसका जो जन्म पीरियड था कह सकते हैं कि 1880 के आसपास का था। आज भी जो है वो सभी चीजें 150 की 130 साल के आसपास भी वो चीजें रेलिवेंट है, कह सकते हैं। तो वो चीजें हैं क्या जो एक मैनेजर को मैनेजर बनाती है, जो एक सिंपल से स्टडी को इतना पॉपुलर बनाती है कि आज हर कोई मैनेजर बनना चाहता है। और जो मैनेजमेंट जो फंक्शन है वो किसी भी इंडस्ट्री के लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर इंडस्ट्री में उसको यूज किया जाता है। वो हमारे 14 प्रिंसिपल्स किया है। मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, जितने भी हम पढ़ने जाने वाले के चैप्टर्स, इवन की पूरा का पूरा बिजनेस स्टडी चलिए कह लीजिए, मैनेजमेंट स्पेशली है ही, वो सभी किसी ना किसी प्रिंसिपल से निकला हुआ है हेनरी फ्योल का। तो हम लोग इस 14 प्रिंसिपल को समझेंगे डीप जाके कि वो चीजें क्या हैं, और उनको आगे जाके चैप्टर्स में रेफरेंस के तौर पर समझिए कि हाँ ये जो फंक्शन हमारा इस पॉइंट से है, ये फंक्शन में इस पॉइंट से हमारा है। तो मैं पहले बात करूं तो पहला हमारा है क्या चीज, तो यहाँ देखिएगा मैंने सातों जो है 14 प्रिंसिपल को मैंने 1 बाय 1 लिख दिया है। जो 1 to 3 से 7 हमारे फर्स्ट 7 जो प्रिंसिपल्स है वो हमारे कुछ इस तरीके से हैं। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या लर्न करना पड़ेगा सीक्वेंस वाइज, ऐसा कुछ नहीं है, आगे पीछे लिखो सब चलेगा, बस 14 लर्न कर लेना। तो पहला अगर बात करूं पहला फीचर के बारे में, तो वो हमारा डिविजन ऑफ वर्क हमारा है। अगला बात करूं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमारा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट हमारा है, रेम्युनरेशन है। ये तो हमारे पहले 7 हमारे हो गए। सेकंड अगर बात मैं करूं तो मुझे मिला सेंट्रलाइजेशन, स्केलेटन, ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, बिग कॉस्ट। तो हम लोग को 14 प्रिंसिपल समझना 2 पार्ट में समझेंगे, हालांकि सब इस वीडियो में ही कवर करेंगे दोनों पार्ट, लेकिन पहले 7 फिर 7 कवर करते चलिए। कभी भी लर्न करते वक्त क्या कीजिएगा, हमेशा 2 पार्ट में लर्न कीजिएगा इन फीचर को, तो प्रिंसिपल जल्दी लर्न हमारा होगा। तो मैं बात करूं पहले प्रिंसिपल के बारे में, जो कि हमारे डिविजन ऑफ वर्क के बारे में। तो डिविजन का मतलब पता है, बांटना किसी भी काम को, तो किसी भी काम को जितना पॉसिबल हो सके स्मॉलर वर्क में उतना बांटना चाहिए, बोला है हेनरी फ्योल ने। क्यों? क्योंकि बेसिक फैक्ट है, कोई एक बंदा पूरा काम नहीं कर सकता, ठीक है। कोई एक टीचर सब चीज नहीं पढ़ा सकते, हमें अलग अलग टीचर्स चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट पे पढ़ाने के लिए। क्यों? पहला कारण तो मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन भी कर दिया है, इफेक्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग, लाइन दिख रहा होगा नीचे, और जो है इफेक्ट ऑफ नॉन इंप्लीमेंटिंग। तो इंप्लीमेंट करने के बाद उस प्रिंसिपल को क्या बेनिफिट मिलता है, और इंप्लीमेंट ना करूं तो मुझे क्या बेनिफिट नहीं मिलता, और मैंने हर एक प्रिंसिपल से मेंशन कर दिया है, ताकि परफेक्ट समझ में आए कि हाँ अगर ये चीजें हैं तो सच में बेनिफिट मिलती हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चीजें नहीं है तो फीचर्स हमें नहीं मिलती है। तो आगे चलिए बात करते हैं यहाँ पर।
तो मैं बात करूं कि डिविजन ऑफ वर्क के बारे में, तो हेनरी फैयल ने कहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्टिकुलर जॉब को या काम को कह सकती है, किसी भी वर्क को जितना स्मॉल यूनिट्स में होना चाहिए उतना स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करना चाहिए, तो जिससे क्या हो सके जो भी बंदा काम कर रहा है वो एक चीज पे ही फोकस हो। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्या पे घर में खाना बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल रात में एक ही आदमी सब्जी भी काट रहा है, बर्तन भी धो रहा है, मतलब सब्जी पका भी रहा है, फॉर एग्जाम्पल सर्व भी कर रहा है, तो खाना खिलाना एक काम है, लेकिन इसके अंदर अगर मैं देखूं तो बहुत सारे मेरे सब काम निकल सकते हैं। तो मैं उस एक काम को डिवाइड कर दूं बाकी सभी सब कामों में और एक काम के लिए इसको अपॉइंट कर दूं, तो इससे बेनिफिट पहला क्या मिलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ध्यान दीजिए इससे क्या होता है बताते हैं। और एक बंदा सिर्फ एक काम पे फोकस है ना, वो तो ऐसा मान देगा कि काम अच्छा करेगा और इससे ऑर्गेनाइजेशन को तो बेनिफिट मिलेगा ही, प्लस प्लस बंदे को भी बेनिफिट मिलेगा बिकॉज वो एक काम को बार बार कर रहा है, तो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा और लेटर ऑन जो वो एक्सपर्ट हो गया कि उसने सिर्फ एक ही काम किया है, ये बेनिफिट मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को उसके एक्सपर्टीज से। तो इसलिए कहा है कि हेनरी फैयल कोई बड़ा काम है तो कोशिश करना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उस बड़े काम को सब वर्क में सब जॉब्स में डिवाइड करें इतना जितना पॉसिबल हो सके और एक सिंगल बंदे को अपॉइंट करना चाहिए एक काम को करने के लिए। तो यहाँ पढ़ते क्या लिखा हुआ, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डिविजन ऑफ वर्क, ध्यान दीजिएगा, as far as possible the whole work should be divided into small parts and each individual should be assigned only one part of the work according to his ability and taste, ध्यान दीजिएगा, repeatedly so that the benefits of specialization may be achieved। ठीक है, बस इतना मुझे लिखना है प्रिंसिपल के अंदर। मुझे टीचर को समझाना है कि भाई देखो इतना 10 लाइन लिखा मैंने, मुझे टीचर को समझाना है कि 10 लाइन मैंने पढ़ के उस 10 लाइन को 3 लाइन या 4 लाइन में कैसे मैंने कन्वर्ट कर दिया। बहुत बच्चे होते हैं तो बुक से लर्न कर लेंगे, बुक से पढ़ लेंगे, लेकिन दिक्कत कहां होता है, बुक से पढ़िएगा तो 10 लाइन याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर नोट से पढ़िएगा ध्यान दीजिएगा तब सिर्फ 4 लाइन लर्न करना पड़ेगा जो एग्जाम में लिखना है। यही तो बच्चे गलती करते थे, तो ध्यान दीजिएगा आपको बस इतना ही लिखना है इस प्रिंसिपल के अंदर एग्जाम में आप लिख रहे हैं। तो यहाँ लिखा है मैंने आगे में इफेक्ट आफ्टर इंप्लीमेंटिंग, अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करूं तो क्या होगा, पहला एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो मैंने कहा स्पेशल मतलब क्या, एक काम को बार बार कर रहे हैं तो उस काम में हम स्पेशल हो गए, उस काम में मेरा एक्सपर्टीज बढ़ गया। अगर मैं बताऊं किसी को मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल एक ही सब्जेक्ट पढ़ाऊं पूरे साल भर तो उसमें वो एक्सपर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये चीज मिलता है डिविजन ऑफ वर्क से जब कोई एक ही काम को रिपीटेडली करता है। आगे बात करूं इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड में इंक्रीज भी हमारा होता है बिकॉज माइंड उस चीज की तरफ जो होता है एकदम अकस्टम हो जाता है और उसे पता से बात किया। तभी कहते हैं कि अकाउंट्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। फॉर्मेट खींचते खींचते चीजों को लिखते हम इतने कस्टम हो जाते हैं कि हमारा स्पीड जो है बढ़ जाता है। जो पहले हमारा क्वेश्चन बनता था मान के चलिए आधे घंटे में, अब वो क्वेश्चन बनेगा 20 में, जो कि जरूरी है। 20 में टाइम मैंने बचाया ना, तो एग्जाम में यही चीज काम आएगा। आगे बढ़ता हूँ चलिए, डिक्रीज इन वेस्टेज रिसोर्सेज, हम एक्सपर्ट बन गए तो कहां से क्या रिसोर्स कम से कम यूज करके हम कितना आउटपुट निकाल सकते हैं, ये भी हमें समझ में चला आता है। हम एक काम को बार बार करते हैं तो डिविजन ऑफ वर्क है। इसलिए इसका अगर मैं इंप्लीमेंट ना करूं तो मुझे क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो बेनिफिट मिल रहा है वो नहीं मिल, उल्टा हमारा। तो नो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, लोअर वर्क एफिशिएंसी। तो एक ही लर्न कीजिएगा, क्या बोलते हैं इफेक्ट आफ्टर इंप्लीमेंटिंग, अगला ठीक उसका उल्टा होता है, खुद ब खुद लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बात मैं करूं सेकेंड हमारा फीचर के बारे में जो कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिनके बिजनेस स्टडीज जो पढ़ते हैं आईसी वाले फील्ड में, आईसी क्या बोलते हैं बोर्ड्स में, उनको पता है कि इन दो को बढ़कर मतलब कि अथॉरिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। अथॉरिटी मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने कैपेसिटी, कमांड देने का मेरा राइट। फॉर एग्जांपल तुम ये करो तुम वो करो, उसको अथॉरिटी बोलते हैं। अगर मैं अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी कुछ कमांड दे दूं और उसको करना ही पड़ेगा तब उसे कहते हैं कि हमारे पास अथॉरिटी है। ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं आगे चलूं जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अथॉरिटी दिया है कुछ काम करवाने के लिए, आई रिपीट करने के लिए नहीं, खुद करवाने के लिए किसी और से कमांड दे और अगले वो काम कर दे और मुझे आउटपुट मिल जाए ऑर्गेनाइजेशन को, ये हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए चीज हमारा। ठीक है, तो रुकना पड़ेगा, एक बार पॉज लेते थोड़ा सा।